नमस्कार दोस्तों। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी अपना ज़बरदस्त कर रहे होंगे। ठीक, तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि बिहार टीचर की परीक्षा में पर्यावरण यानी ईवीएस का एक बड़ा रोल रहने वाला है। ठीक है, आपके सिलेबस में ईवीएस भी है। ठीक है, तो आपको जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो आपको अनुमान लगता होगा कि जो ईवीएस का पोर्शन है, जो ईवीएस के क्वेश्चन है, वो अधिकतम एनसीईआरटी और एससीईआरटी के किताब से ही बनते हैं। लेकिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि एनसीईआरटी किताब से प्रश्न बनते कैसे हैं। यहाँ तो मतलब सारी जो चैप्टरें होती हैं वो कहानी में दिया रहता है। तो आइए हम एक एक चैप्टर को अच्छे से आपको बताएंगे ईवीएस के बारे में, और जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं वो तो जारी रखेंगे ही, लेकिन आज हम पर्यावरण की चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये पर्यावरण का पहला चैप्टर है। इसमें एक रवि नाम का लड़का है जो काफ़ी दिन छुट्टी के बाद अपने स्कूल जाता है, और हम जैसे कि आपको वही चीज़ें बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। सारी कहानी आपको बताने का समय नहीं है। जहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर पर्यावरण के नाम से है, जिसमें एक लड़का है, एक स्टूडेंट है रवि नाम का। इसके बारे में ये चर्चा है। जब स्कूल गर्मियों की छुट्टी में बंद होता है, उसके बाद काफ़ी दिन बाद स्कूल बच्चे जाते हैं। तो ये इसी की बात ये है कि रवि काफ़ी दिन बाद स्कूल जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ बदलाव देखता है। कहाँ पे? उस स्कूल के बगल में एक प्लेग्राउंड रहता है, एक खेल का मैदान रहता है, लेकिन जब रवि जाता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें तोड़ दिए गए रहता है और वहाँ पे बिल्डिंगें बनती हैं। ठीक, तो रवि को ये देख के बहुत दुख होता है। वो अपने क्लास टीचर के पास जाता है, इसके बारे में चर्चा करता है। क्लास टीचर भी उसके बहुत मतलब पूरा क्लास एक तरह से मानिए दुखी होता है। तो ये टीचर उनको बताते हैं कि मानव पर्यावरण में इसी प्रकार चेंज कर रहे हैं और हमें बहुत बड़ा इससे नुकसान होता है। ठीक, तो आइए हम जो मेन चीज़ें हैं वही बात करेंगे, इसमें कहानी हम नहीं जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है। अगर ऐसा प्रश्न बने तो ये देख सकते हैं कि मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है और इसी प्रकार मानव पर्यावरण में बदलाव करता है या परिवर्तन करता है। तो प्रश्न जब बनेगा कि मानव किस प्रकार पर्यावरण में परिवर्तन करता है, तो इस प्रकार। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। इसमें इस पेज में और कोई वैसा प्रश्न नहीं है जो कि मतलब आपको बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए, कई बार ये प्रश्न यूपी टेट, सी टेट और बिहार टेट में यह प्रश्न कई बार पूछता है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के घटक अगर प्राकृतिक है और मानव निर्मित है। ठीक, और इसी में मतलब जैसे कि आपका कई बार एक प्रश्न पूछता है कि धर्म, समुदाय ये क्या है, प्रकृति निर्मित है या फिर मानव निर्मित है। तो ये टोटल सब मानव निर्मित है। प्रकृति, समुदाय ये सब चीज़ें जो होती हैं, शब्द होती हैं, कन्फ्यूजन वाले शब्द है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है मानव निर्मित है। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब हम बात, आप क्या नाम, सजीव निर्जीव के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक, जो जिसमें जीवन होता है उसके भेद भी आप जानते होंगे। क्या क्या कंडीशन होता है, जीवित सांसें चलती हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको जानते होंगे। तो ये सब चीज़ें बता के आपका समय हम नुकसान नहीं करेंगे। ठीक, ये यहाँ पे देखिए, ये लगभग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। मेरा अनुमान है कि यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछेगा। इस 4 ही लाइन में लगभग आपके 3-4 प्रश्न छुपे हुए हैं। किस प्रकार छुपे हैं हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। ठीक, तो एक प्रश्न ये बनता है, पर्यावरण का इंग्लिश शब्द क्या है? इन्वायरमेंट। ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंच शब्द के इन्वायरोनेट शब्द से लिया गया है। ठीक है, दो क्वेश्चन बन गया। कहाँ से? फ्रेंच शब्द से। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी होगी। यहाँ से लगभग कोई भी एग्ज़ाम आप देखेंगे तो ये सब प्रश्न आपका बना रहता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके मतलब कि जो प्रकृति पर्यावरण है उसमें कितने भाग बटे हुए थे। देखिए यहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। तो इन चारों के बारे में हम जान लेते हैं कि स्थल मंडल कौन कौन से होते हैं, उसके बाद जल मंडल, फिर वायुमंडल, फिर जीवमंडल क्या क्या होते हैं। ठीक, तो स्थल मंडल आपको पता होगा, पृथ्वी के ठोस परत, जो ऊपर जो कठोर परत, ऊपर जो जो परत पृथ्वी का है उसको स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, अब अगर शब्द पूछ दे, परिभाषा पूछ दे, तो पहाड़, पठार, मैदानी घाटी ये सारी चीज़ें जो है
जो पृथ्वी के ऊपर आपको दिखाई देता है, जितनी भी सारी चीज़ें ऊपर पृथ्वी की प्रकृति, ये नहीं कि मकान घर ये सारी चीज़ें नहीं, जो प्रकृति चीज़ें हैं मानव निर्मित नहीं है, वो सारी स्थल स्थल मंडल है। ठीक, अब बात करते हैं जलमंडल की। जलमंडल क्या क्या होती हैं? जो जलमंडल आपका है, आपको पता ही होगा कि जो हमारे पृथ्वी पे काफ़ी मतलब स्थल मंडल से ज़्यादा भाग जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो सारी क्षेत्र जलमंडल हैं। जैसे कि आपको पता है नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सारी चीज़ें जो जल से बनी है वो जलमंडल कहलाती हैं। ठीक है, स्थल मंडल, जलमंडल आपको क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। ठीक, तो पृथ्वी के चारों तरफ एक पतली परत फैली हुई है वायुमंडल की। ठीक है, जिसे पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों तरफ वायु को थामे हुए है, मतलब चारों तरफ वायु को पकड़े हुए है। ठीक, तो इसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक, और वो वायुमंडल में कौन कौन से वायु, वो नेक्स्ट चैप्टर में आपका डिटेल में है। ये मतलब पहले चैप्टर से स्टार्ट है, जो जो चीज़ें हैं वही हम चीज़ें बताएंगे, एक्स्ट्रा कोई चीज़ें आपको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। जो एनसीईआरटी में चीज़ें हैं वही चीज़ें हम बताएंगे। ठीक, यहाँ बॉक्स में आप देखते रहिएगा, बॉक्स में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं और यही सब चीज़ें जो है एग्ज़ाम में बनती हैं। ठीक, अब जलमंडल पता चल गया। अब जीवमंडल की बात करते हैं। जीवमंडल जो है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जीवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करती है। तो अब जीवमंडल का दूसरा नाम क्या है? जीवमंडल का दूसरा नाम सजीव संसार है। ठीक, यह पृथ्वी के सक्रिय क्षेत्र है। ठीक, सक्रिय क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं, जहाँ सारी चीज़ें मिलकर एक जीवन का निर्माण करती है, जीवन को एक संभव बनाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे परितंत्र के बारे में। ठीक, अब परितंत्र क्या है? ये चारों चीज़ें के बारे में जानकारी हो गया आपको। अब हम बात करेंगे परितंत्र के बारे में। ठीक, परितंत्र क्या होता है? ठीक, परितंत्र कुछ मतलब जैवमंडल से कुछ मिला जुला चीज़। ठीक है, परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सभी ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है। जैसे कि ऊँट को ज़रूरत है रेगिस्तान की, और ऊँट को चलने के लिए सबसे आसान मतलब रेगिस्तान होता है। तो रेगिस्तान इलाकों में मतलब क्या कहते हैं आपका राजस्थान इलाकों में जो रेगिस्तान है उस पर ऊँट आसानी से चल जाते हैं। ठीक, तो ऊँट को चलने के लिए पर्याप्त अच्छी जगह जो है वो वहीं पे है, रेगिस्तान में ही है। तो जो प्रकृति और वहाँ के जो जीव को मिलकर परस्पर क्रिया से जो जीवन का संभव बनाती है उसी को परितंत्र कहते हैं। जैसे कि आप मछली को देख लीजिए, मछली का जो परितंत्र है वो क्या है? तालाब है या नदी है, पानी है। ठीक है, पानी है। तो इसी प्रकार जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं और दोनों को सुगम बनाते हैं तो उसी को परितंत्र कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे ही कहानी में बात रवि के कक्षा में हुई है और यहीं से प्रश्न आपका एक एक बन जाता है, आपको पता नहीं चलता है, आपको लगता है कि हमको बहुत सारी चीज़ें याद करनी है और ये छोटी छोटी बातें पूछ लेता है। जैसे कि यहाँ रवि बता रहा है कि रवि एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से क्या कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। ठीक है, इसको ध्यान से आप देखिए, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। ठीक, मुझे केरल की याद आ रही है। ठीक, अब प्रश्न आपका बनेगा सबसे अधिक मूसलाधार बारिश किस क्षेत्र में होता है? तो केरल में होता है। ठीक, ऑप्शन में कई होगा लेकिन एनसीईआरटी के ऑप्शन कई राज्यों को दिया रहेगा, जहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका केरल सही राज्य होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आगे चीज़ बता रहा है कि तुम सबको आकर देखना चाहिए। कहाँ पे? केरल में। जैसे हरे भरे खेत, नारियल के बगाने में लगातार बारिश होती रहती है। ठीक, नारियल के बगाने में लगातार बारिश कहाँ होती है? केरल में। ठीक, तो ऐसे ही प्रश्न आपका बनता है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने, जैसे हीरा जो है जैसलमेर में रहता है, जैसे कि आपको पता है जो एनसीईआरटी आपका बुक है, जो हमारा पैटर्न है शिक्षा का, वो मतलब सारे ये नहीं है कि किसी एक क्षेत्र के लड़कों के लिए संबोधित किया जाता है, सारे क्षेत्र के लड़के उस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक, तो उस एक क्लास में ये माना जाता है कि हर क्षेत्र के लड़के हमारे हैं, तो हर क्षेत्र के बारे में जानकारी किताब में दिया रहता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हीरा है वो जैसलमेर से रहने वाला है, वो
फिर वो बताने लगा कि तुम लोग को जान के ये आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जो है बारिश होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न बनेगा कि बारिश कहाँ नहीं होती है, जैसलमेर में क्यों नहीं होती है, किस जगह है, पता है आपको, राजस्थान में, ठीक। लेकिन वहाँ ऊँट, लेकिन कोई फिर उसके बाद कोई उनसे बोल रहा है कि वहाँ पे, रवि ने उससे कहा कि वहाँ पे ऊँट भी बहुत मिलते हैं। तो उसने कहा हाँ हाँ ऊँट तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ऊँट के अलावा भी बहुत सारे जानवर मिलते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ दे ऐसे कि राजस्थान में ऊँट के अलावा कौन कौन से जानवर मिलते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको मतलब यही सब चीज़ें जो है वो प्रश्न बनता है, ठीक, परीक्षाओं में। अब यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न बन जाता है, देखने को मिल जाता है आपको। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको लगभग सबको पता होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी, ठीक। उसके बाद आप ये देखिए वस्तु विनिमय पद्धति किसको कहते हैं, ठीक। तो जो वस्तु विनिमय पद्धति है वो वस्तु के अदला बदली दिखाते हैं। जैसे कि पहले के समय में जब लोग, जैसे जिसका किसी किसी का गेहूं ज़्यादा होता था, किसी किसी का सरसों होता था, तो एक मतलब एक क्वांटिटी लोग बनाते थे कि 4 बोरी गेहूं दो, 2 बोरी सरसों ले जाओ। इस तरीके से मतलब लोग वस्तु के बदले वस्तु लोग लेते थे, ठीक। उसी को वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें धन का प्रयोग नहीं होता था। जब धन का प्रयोग इसमें हो जाएगा तब ये देखिए यहाँ पे दिया है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़, आपको यहाँ पे अगर प्रश्न बन जाता है कि वस्तु विनिमय पद्धति किसको कहा जाता है, ऑप्शन 4 कई प्रकार से आपको बन जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे ही एनसीईआरटी से आपको बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए हम देखते हैं कि और कोई प्रश्न ऐसे हैं तो आपको बता रहे हैं, ठीक। तो इस पहले चैप्टर में लगभग यही इतने ही प्रश्न हैं, ठीक। उसके बाद हमको नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा प्रश्न पहले चैप्टर से है। उसके बाद दूसरा चैप्टर में प्रश्न ज़्यादा मिलेंगे। तो आइए पहले चैप्टर के देख लेते हैं कि कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें आप ही को करना है। इसमें हम प्रश्न पढ़ दे रहे हैं और आप इसको करिएगा, ठीक है। इसमें कौन सा प्रकृति परितंत्र नहीं है, कौन सा प्रकृति परितंत्र नहीं है, ठीक। परितंत्र के बारे में हमने बताया, जिसमें दोनों लोग रहते हैं, दोनों का मतलब क्रिया होती है। जैसे तालाब में, वन में जैसे वन को घास खाने के लिए कौन रहता है, खरगोश, हिरन, बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, ठीक। तो वन एक परितंत्र है सबके लिए, ठीक। फिर हिरन को खाने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं, शेर है, बाघ है, बाकी सब भी जानवर जो केवल मांसाहारी जानवर हैं, ठीक। ताल में भी आपका परितंत्र ही है, जिसमें मछलियाँ रहती हैं, सांप रहते हैं, बहुत सारे जानवर भी जो पानी में रहते हैं वो ताल में रहते हैं, ठीक। मरुस्थल में अभी बताया आपको। लेकिन इसमें से कौन है जो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, जो प्रकृति द्वारा नहीं है, मतलब इसमें मानव तंत्र कौन सा है, ठीक। ये आप सोच के बताइएगा। फिर दूसरा प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण घटक नहीं है, ठीक। जिसमें मानव नहीं है। देखिए अभी हम बता रहे थे धर्म, स्थल, समुदाय। जो समुदाय है, जो धर्म आपका है, ये मानव ही बनाए हैं, न कि आपका प्रकृति बनाई है। जो धर्म है ना कि प्रकृति आप बनाई है, ये मानव ही बनाए हैं, ठीक। तो इसमें ऑप्शन आपका जो पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक। स्थल जो है वो प्रकृति निर्मित है, तो इसमें यही पूछ रहे हैं, मानव निर्मित नहीं है, तो इसका मतलब प्रकृति निर्मित के बारे में पूछ रहा है। ये जो नहीं वाला चीज़ है ना, इसको आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न करता है। पहले तो बस नहीं पूछता था, लेकिन अब प्रश्न बन रहा है इसमें से भिन्न कौन है, इस चारों ऑप्शन में भिन्न कौन है। जैसे चारों ऑप्शन दे देगा, आपको इसमें पता लगाना है कि इसमें से 3 सही है तो एक गलत पूछ रहा है, अगर 3 गलत है तो एक सही पूछ रहा है। ऐसा चीज़ दे रहा है इस टाइम, ठीक है। और उसी प्रकार आपको देखिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कौन सा है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, ठीक। पहाड़, समुद्र, सड़क। तो आपको पता है ये सड़क जो है वो मानव निर्मित है, ठीक। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, ठीक। पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। अब आप बताइए इसमें से कौन सा पर्यावरण के लिए मतलब एक क्या कहते हैं, हानिकारक है, खतरनाक है। अगर पादप का वृद्धि हो तब, या फिर फसलों की वृद्धि हो तब, या फिर जनसंख्या की वृद्धि हो तब। अब इसमें हमको लगता है कि सभी को ये चीज़ पता होगा और सभी इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले चैप्टर में
ये हमारा ये क्लास 7th का है एनसीईआरटी का किताब, ठीक, जिसमें आपका पहला चैप्टर का नाम ही पर्यावरण है और जिसमें आपको पता चल गया कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है कि यही है, पर्यावरण के घटक और परितंत्र और प्लस ये पर्यावरण के इंग्लिश वर्ड कहाँ से लिया गया, उसका अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 जून वाला, तो ये लगभग सबको पता होगा, लेकिन ये परीक्षा में लगभग बनते रहते हैं। ये सब आसान भी प्रश्न है लेकिन फिर भी ये परीक्षाओं में बनते हैं, ठीक। तो आज हम इसके बारे में जानकारी लिए और आगे चल के आगे जब क्लास लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि 2 चैप्टर 3 चैप्टर एक साथ में जो केवल महत्वपूर्ण है उसी के बारे में बात करें, जिसकी कहानी हम पहले से पढ़ लेंगे, जो प्रश्न महत्वपूर्ण होगा उसी की चर्चा करेंगे। जिसमें इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं कि टीचर बताता है रवि को कि हाँ, शिक्षक भी दुखी होता है कि क्या कहते हैं फील्ड को तोड़ के फिर वो बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, हम कितना फ़ायदा होता था, ये सारी चीज़ें इसमें क्लास में चर्चा टीचर करते हैं, तो वो सारी हमको जानना नहीं है, ठीक है। तो जी आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा जी, धन्यवाद।